विनोद कुमार शुक्ल की विशिष्टता क्या है, या आज के बाजार के दौर में बात करें तो उनकी अपनी यूएसपी क्या है, पाठक पढ़ें क्यों उनको? लीक लीक गाड़ी चले, हाँ। लीक ही चले कपूर, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो आपको क्या लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल की प्रेरणाएं क्या रही? और हर एक वाक्य में कथा के प्रारंभ से लेकर कथा के अंत तक। क्या विनोद कुमार शुक्ल यात्रा के कवि हैं या निष्कर्ष के कवि? क्योंकि निष्कर्ष मिलना तो बहुत मुश्किल लगता है। कहते हैं कि सीधी रेखा खींचना सबसे मुश्किल काम है। नमस्कार, बरुणा एंटरटेनमेंट के एक नए आयाम किस्से किताबों के इस सीरीज में हम किताबों के विश्लेषण पे बात करेंगे, लेखक के विषय में बात करेंगे और उन दबी हुई उन किताबों के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में, जो बाजार में प्रचलित नहीं है और पाठक जन और सुधीजन उस पर बात करने से बच रहे हैं। आज जिस किताब को हमने चयन किया है वो है विनोद कुमार शुक्ल की किताब हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़। साथ हैं डॉक्टर आदर्श मिश्र और मैं सुधांशु। आज इस किताब को लेकर के जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जो मेरा पहला सवाल है विनोद कुमार शुक्ल जी को लेकर के वो ये है कि विनोद कुमार शुक्ल की विशिष्टता क्या है, या आज के बाजार के दौर में बात करें तो उनकी अपनी यूएसपी क्या है, पाठक पढ़ें क्यों उनको? सुधांशु जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जी। एक दोहा है जी। लीक लीक गाड़ी चले, हाँ। लीक ही चले कपूर, और लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। क्या बात, क्या विनोद कुमार शुक्ल जी की जो लेखनी है, जी, लेखनी का जादू ही उनकी विशिष्टता है, जिसे आज के पाठक या आज का जो पाठक वर्ग है उसे पढ़ना या समझना चाहिए। इसी बात को जावेद जी अपने तरह से कहते हैं कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं होता। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। तो विनोद जी एक ऐसे लेखक हैं जी। लेखक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी उससे इतर एक नई दुनिया खड़ा की, एक नई दुनिया बनाई, और यही नई दुनिया इनके रचनाओं की विशेषता है। तो आदर्श जी, जो आप नई दुनिया की बात कर रहे हैं, तो आज के दौर में जो लोग सिनेमा के लिए लिखना चाह रहे हैं, फिल्मों के लिए लिखना चाह रहे हैं, किताबों के लिए लिखना चाह रहे हैं, उनको विनोद कुमार शुक्ल जी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? क्या उनके शिल्प के विषय में प्रेरणा लेनी चाहिए, या वो जो डिटेलिंग अपने पात्रों को लेकर के कर रहे हैं उसके विषय में प्रेरणा लेनी चाहिए? आपकी दृष्टि में क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और सवाल में ही आपने इसका जवाब दिया। अच्छा। सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। जो आपने बात कही कि डिटेलिंग, जी जी, जब हम फिल्म के लिए या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखते हैं जी, तो जो हम लिखते हैं उसको हमें पर्दे पर दिखाना होता है, पर्दे पर दिखाने के लिए लिखते हैं। तो उसमें सबसे जरूरी होता है कि लिखे ऐसे कि वो एक चलचित्र की तरह पढ़ते हुए समझ में आए, शब्द चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ल को जब आप पढ़ेंगे जी, तो इनके भी रचनाओं की, इनके लेखन की यही विशेषता है कि शब्द चलते हुए आपको महसूस होंगे, चलते हुए एक ऐसा दिखाई देगा, चलता हुआ दिखाई देगा। जो बारीक डिटेलिंग, जैसे कहीं अगर पत्ता हिल रहा है तो पत्ता हिल रहा है, क्यों हिल रहा है, उसके पीछे का कारण है। चिड़िया अभी वहां से उड़ करके गई है और चिड़िया के उड़ने के बाद वो जो पत्ता है वो हिल रहा है, तो वो उस स्तर तक जा करके, उस लेवल पे जा करके वो अपने रचनाओं में वो डिटेलिंग करते हैं। वो बात कहने वाली नहीं है लेकिन वो फिर भी उस बात को बताते हैं कि उसका पूरा संदर्भ समझ में आए, बात लिखी क्यों गई थी। जैसे आपने कहा कि शब्द चलते हुए समझ में आते हैं, तो जब हम इनका शीर्षक चयन देखते हैं, जैसे इसी किताब को ले लिया जाए विनोद कुमार शुक्ल जी की कि हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, तो इनके शीर्षक में ही जैसे मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है, जैसे गांव आता है, देहात आता है, जैसे खिड़की आती है, दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज आती है, या इसी में ले लीजिए तो छप्पर है, झोपड़ी है, बौना पहाड़ है। तो आपको क्या लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल की प्रेरणाएं क्या रही होंगी? अब इसमें एक उनका और काव्य संग्रह जोड़ लीजिए जी। वो आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। हाँ। तो इस तरह से इनके शीर्षक है। प्रेरणा ये है कि हमेशा से ही एक छोटे जगह पर रहे, तथा कथित छोटे जगह पर रहे, छत्तीसगढ़ के रायपुर नामक जगह पर रहे। जी। तो एक प्राकृतिक रूप से बहुत ही मतलब सुंदर जगह है वो, संसाधनों से भरी हुई जगह है। तो वहां से उनके पात्र निकल कर आते हैं, वहां से उनकी दृष्टि निकल कर आती है। एक लेखक के लिए जो सबसे जरूरी है वो उसकी दृष्टि है। तो विनोद कुमार शुक्ल की दृष्टि ही ऐसे सामान्य जगहों से विकसित हुई है, और यही सामान्य की जो कला है वो उनको विशिष्ट बनाती है, इसी सामान्य की प्रस्तुति उनको विशिष्ट बनाती है। ये
उनकी सहज लिखना काफी सहजता उनको विशिष्ट बनाती है। एक जैसे इनकी शैली को लेकर के बहुत बातचीत होती है मार्केट में। जब विनोद उसमें जब बातचीत करते हैं, वो पुस्तक जो बहुत फेमस हुई मार्केट में, दीवार में खिड़की रहती थी, शुरुआत ही होती है तो उसमें रघुवर प्रसाद के बारे में बात करते हैं, उनका रंग काला क्यों रह गया। तो बताते हैं कि जब रघुवर प्रसाद रात से निकले तो रघुवर प्रसाद का रंग इतना काला था कि रात जैसे उनमें चिपकी हुई रह गई। तो ये जो शैली का प्रयोग कर रहे हैं वो, तो कुछ कुछ ऐसी अनोखी या विचित्र शैलियों का प्रयोग कर रहे हैं जो पढ़ने में ही जादुई यथार्थवाद जो मैजिकल रियलिज्म है उसका टच देती है। तो क्या इसको ये माना जाए भारतीय दर्शन में नैयायिक हुए, और नैयायिकों की भाषा कुछ इस तरह की है कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आपके यहाँ बैठने के अभाव का अभाव है, हाँ, यानी आपका भाव है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के नैयायिक? बिल्कुल कहा जा सकता है। ऐसा जिस तरह से लिखने का तरीका है, जी, जो लिखने की शैली है, जी, उसके आधार पर बिल्कुल जो आपने बात कही, कहा जा सकता है कि ये उस न्यायिक की परंपरा में आते हैं, उस परंपरा में आते हैं, या इस नई परंपरा को विकसित करने का दौर, नई परंपरा को विकसित करते हैं हिंदी में, उस नई शैली को विकसित करते हैं। हाँ। और जब इसी पुस्तक की जब हम बात करते हैं हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी, तो इसमें जो इन्होंने पात्रों का गढ़ा है ना, जो नए नए पात्र गढ़े हैं, जैसे इसमें कुछ पात्रों के विषय में जब मैं पढ़ रहा था तो एक बोलू है, बोलू नामक पात्र, भैरा है। इन पात्रों की अपनी विशिष्टताएं हैं जिसको वो आखिरी तक ले चलते हैं। बिल्कुल, जो मौलिक शर्तें हैं उसको वो बचाए हुए हैं आखिरी तक। तो उन पात्रों के विषय में जरा कुछ खोलिए। जैसे आपने नाम लिया बोलू का, बोलू इसका एक पात्र है जी। अब बोलू एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा कैरेक्टर है कि जब वो चलता है तभी बोल पाता है जी। जैसे ही बोलू रुकता है वो बोल नहीं पाता है, उसे बोलना है तो उसे चलना पड़ेगा। तो इस तरह का एक पात्र है। अब पात्र की एक कंडीशन है, इस पात्र को लेकर के पूरी कहानी, पूरे उपन्यास में इसके साथ न्याय कर पाना एक बड़ी बात है। यही बात मैं कहना चाह रहा जैसे एक कैरेक्टर है भैरा, जो बहरा और बाद में भैरा हो गया, बहरा जो कि सुनता नहीं है, इग्नोर करता है, इसलिए उसको भैरा कहते हैं। भैरा सुन सकता है, लेकिन उन्होंने इसमें ऐसा जोड़ दिया कि वो लापरवाह किस्म का है, वो सुनना नहीं चाहता, वो कहता है कि मुझसे इशारे में बात करो। तो ऐसे इसमें एक और पात्र है जो अपने सभी मित्रों की आवाज की मिमिक्री करता है और हूबहू ऐसा ही करता है। तो कहीं से बोलता है तो लगता है कि बोलू आ गया, जबकि वो अपनी आवाज में बनाकर बोल रहा होता है। अच्छा। तो इस तरह के पात्र को, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के पात्र को लिखना, उनको सोचना कि कुछ ऐसा नयापन भी हो सकता है, और हर एक वाक्य में कथा के प्रारंभ से लेकर कथा के अंत तक इन्हीं शर्तों के साथ उनके साथ न्याय कर पाना, ये कला विनोद जी की है कि वो बिल्कुल आपको कहीं नहीं लगेगा। जैसे बोलू के लिए उन्होंने लिख दिया कि बोलू को सपने में बड़बड़ाने की आदत नहीं थी। हाँ, अगर सपने में बड़बड़ाता तो सपने में उठ के चलने लगता। बिल्कुल। पूरी कहानी में कहीं वो सपने में उठ के चलता नहीं है, तो पाठक सोच सकता है कि सपने में बड़बड़ाता है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उसे सपने में बड़बड़ाने की आदत नहीं थी। तो ये पात्रों की बनावट के, और इनकी जो विशेषता है वो है कि जैसे एक होता है चरित्र की कहानी हम कह रहे हैं, है ना, और ये की एक बात है कि चरित्र ही अपने आप में एक कहानी है। हाँ, एग्जैक्टली। ये बात जब मैं भी पढ़ रहा था तो जो आप पात्रों वाली बात कह रहे हैं बोलू के विषय में, और भैरा, बोलू के विषय में और भैरा के विषय में, और जो नया पात्र आप कह रहे हैं मिमिक्री करने वाला, इसी संदर्भ में एक, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो जब बोलू अपने माँ से बातचीत करते हैं तो सामान्यतः बच्चे अपनी माँ से बात करने के लिए सहज भाषा का या वो जिद वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, और इन्होंने कुछ प्रयोग किया है। बोलू अपने माँ से कहता है कि पतरंगी पतरंगी तो उड़ते उड़ते बात करेगी, मैं चलते चलते बोलूँगा, माँ तुम बताओ पतरंगी संग मैं उड़ते उड़ते कब बोलूँगा। कितना सुंदर सा। अब इसमें आप माँ का उत्तर देखिए, आगे माँ का उत्तर भी लिखा है कि माँ क्या उसको जवाब देती है। अभी तू नन्हा छोटा है, अभी से उड़ जाएगा, पढ़ लिख लेने से पंख तेरे फूटेंगे, तब तोड़ना। कितनी गंभीर बात है कि जब बच्चा पढ़ लिख लेगा तो पढ़ना लिखना यानी नए संभावनाओं को जन्म देना, और तब तुम्हारे पंख फूटेंगे, तब तुम उड़ोगे। इसी बात को जब हम याद करते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र को, तो क्या कहते हैं कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। दोनों बातें लगभग एक ही हैं, बात कहने का तरीका। अब इस संवाद को, जो माँ और बेटे के बीच एक गीतात्मक, एक रागात्मक संवाद हो रहा है,
इस संवाद को जब कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो अपने अनुभव के आधार पर उसका संदर्भ ग्रहण करेगा। जब कोई माँ पढ़ेगी या कोई एक मैच्योर पाठक पढ़ेगा तो वो अपने अनुभव के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करेगा। ये विशेषता है इनके राइटिंग की कि किसी भी वर्ग का पाठक पढ़े, सब अपने अपने जीवन अनुभव के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करते हुए चले जाएंगे। तो कोई एक निश्चित अर्थ ना हो करके, कोई एक निश्चित निष्कर्ष ना हो करके, उसकी प्रक्रिया जो उसका पूरा प्रोसेस है वही आनंद है विनोद कुमार शुक्ल की रचना को पढ़ने का, कि आप प्रोसेस को ही एंजॉय कर रहे हो, है ना। यानी आपने जब कहा कि किसी भी वर्ग का पाठक पढ़ता जाए तो प्रोसेस में आ जाए, वो इस पे प्रश्न ये आ रहा मन में कि क्या विनोद कुमार, जैसे कई बार कहे जाते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी को सहजता से सरलता से समझ लेना ये भी अपने आप में एक चुनौती होती है, तो क्या विनोद कुमार शुक्ल जी तक जाने के लिए अतिरिक्त ज्ञान का बोझ लेकर के या कुछ पूर्व ज्ञान या कुछ मेधा की विशेष उपस्थिति होना जहन में आवश्यक है, या कुछ सामान्य? मैं समझ गया आपकी बात। होता क्या है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके बारे में जानने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा समय लगता है ना। जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसके साथ हम बहुत सही समय पर एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ नया आ जाता है हमारे बीच में तो मतलब हमें लगता है कि अब यार ये क्या आ गया, तो उसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है। विनोद कुमार शुक्ल एक नई शैली के साथ हिंदी की दुनिया में आए, एक चमत्कृत कर देने वाली शैली के साथ। इसलिए जब शुरू में लोगों ने उसे पढ़ा तो कहा कि यार कुछ तो है, पहचान तो मिली पर कुछ अलग ढंग के हैं। तो अलग ढंग का होना इसका ये मतलब नहीं कि मुश्किल होना है। अलग ढंग का होना मतलब ये कि जो पहले से चला आ रहा था वैसा नहीं है, अलग है। और यही तो खूबसूरती है, यही तो रचना की खूबसूरती है कि पहले से जो चला आ रहा है उसमें कुछ नया कर प्रयोग कर पाना। तो अतिरिक्त कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ अतिरिक्त प्रयास करना होगा, कोई अतिरिक्त दबाव देना होगा, कोई स्कूल है जहाँ से जाके पढ़ के फिर विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ना होगा, कुछ नहीं है। और आप इसी उपन्यास को देखें तो इसके शुरू में आप पढ़ पा रहे होंगे कि किशोरों, बड़ों और बच्चों का उपन्यास। अपने उपन्यास के बारे में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई दबाव वाली बात होती है, अतिरिक्त प्रयास वाली बात होती तो शायद इस तरह की बात विनोद कुमार शुक्ल जी नहीं कहते। तो मुझे लगता है कि पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है, किताब उठानी चाहिए, एक बार अपने ढंग से पढ़ना चाहिए, जो बात आपको समझ में आती है उस बात को, उस अर्थ को समझते रहना चाहिए। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ बातचीत कर लेनी चाहिए कि भाई ये क्या लिख दिया, क्यों लिखा। तो हो सकता है कि आप बातचीत करोगे तो उसके नए पहलू और खुलकर आएंगे। विनोद कुमार शुक्ल जी को जब मैं उनकी पढ़ने गया और मैं पहला पाठक बना उनकी किताब का, वो किताब थी दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो उस किताब को जब मैं, इससे पहले मैंने जो भी किताबें पढ़ी थी, जो भी उपन्यास पढ़े, तो उनमें किक ढूंढ रहा होता है पाठक कि 25-30 पेज पे जाते जाते वो किक मिल जाएगा जिससे आधार बन जाएगा कि आगे तक कंटिन्यू कर पाए। लेकिन 50 पेज 100 पेज गया, वो किक मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने एक अपने प्रोफेसर से पूछा, उन्होंने बताया ढूंढना ही क्यों, अतिरिक्त क्या आवश्यकता है। इसी पे नरेश सक्सेना जी की एक कविता है कि नदी के स्रोत पर मछलियां नहीं मिलती, शंख, सीपी, मूंगा, मोती नदी के स्रोत पर नहीं मिलते, नदी को ये यात्रा में मिलते हैं। तो क्या विनोद कुमार शुक्ल यात्रा के कवि हैं या निष्कर्ष के कवि? क्योंकि निष्कर्ष मिलना तो बहुत मुश्किल लगता है, तो वो जो निष्कर्ष का अभाव है, क्या उसमें भी कोई भाव छिपा हुआ है? हाँ, मतलब इसको ऐसे देखा जाए जी, कविता में भी आपने चूंकि कवि कोट किया, एक कवि को कोट किया, और कविता में भी और गद्य में भी जी, अगर आप विनोद कुमार शुक्ल के पास कोई एक निश्चित निष्कर्ष ढूंढने पहुंचेंगे तो शायद आप निराश होंगे। बात जब हम करते हैं तो हम बात करते हैं प्रेमचंद की। प्रेमचंद से पहले एक अलग ढंग का उपन्यास, एक अलग ढंग की कहानियां चली आ रही थी, जायावरी, जादुई, तिलिस्मी कहानियां। प्रेमचंद जब साहित्य में आते हैं तो हिंदी के पाठकों का स्वाद बदल देते हैं, एक अलग समस्या लेकर के आते हैं। गरीब, किसान, मजदूर, है ना, स्त्री की समस्या लेकर आते हैं। फिर जब रेणु आते हैं मैला आंचल उपन्यास लेकर के, तो वो आंचलिकता का स्वाद लेकर आते हैं। तो प्रेमचंद को पढ़ने की जो परंपरा चली आ रही थी, या एक फिक्स हो गया था कि भाई उपन्यास का मतलब ये गबन गोदान, और उस तरह की परंपरा, एक ढांचा तय हो गया, एक ढांचा, एक खाका हमने बना लिया था। रेणु उस खाके को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं, एक नया उपन्यास लेकर आते हैं,
कहते हैं इसमें फूल भी है, इसमें शूल भी है, और वो पूरा आंचलिक। इसी नजरिए से, इसी दृष्टिकोण से, इसी पैटर्न पर भी हमें विनोद कुमार शुक्ल जी को देखना चाहिए। जब विनोद कुमार शुक्ल जी आते हैं तो फिर वो एक नई तरह की चीज लेके आते हैं। भाव वही है, भाव शाश्वत है, हजारों वर्ष से भाव वही चले आ रहा है। शिल्प के स्तर पर, टेक्निक के स्तर पर, पाठ के साथ ट्रीटमेंट के स्तर पर वो एक नई चीज लेकर आते हैं, एक नई शैली विकसित करते हैं। तो जो आप बात कह रहे थे कि यात्रा, बिल्कुल यात्रा में ही, पढ़ने की प्रक्रिया में ही आप इनका आस्वाद कीजिए। किसी निष्कर्ष में तक पहुंचने की जल्दबाजी में मत रहिए, क्योंकि जीवन किसी निष्कर्ष का नाम नहीं है, उसी तरह रचना किसी निष्कर्ष का नाम नहीं है। ये विनोद कुमार शुक्ल का मानना। क्या सुंदर बात है। ये जो आपने कहा कि यात्रा में ही विश्वास रखते हैं और इनके पाठन का जो रसास्वादन है वो भी हमको दरमियाँ ही मिलेगा, उसके बीच में पढ़ते पढ़ते दौरान ही मिलेगा, कहीं अंत नहीं हमें ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें हम चाहेंगे कि आप हमारे पाठकों को कुछ इस पुस्तक से, हाँ, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, हाँ, इससे कुछ इसके वृतांत या कुछ सुंदर वाक्य जो आपको सुंदर लगे हों। मैं तो इसको नोट करके भी लाया। जी 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 जी, मैं क्या सुनाना चाहता हूँ। वैसे मेरा मतलब लोभ ये होगा कि मैं पूरी किताब सुना दूं, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है। लेकिन समय सीमा, और समय सीमा जो है उसमें मैं एक छोटा सा एक हिस्सा उपन्यास से। हाँ, अब देखिए एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि बच्चों को रात में स्कूल में बुलाया गया है, कोई फंक्शन है या कोई कार्यक्रम है, उसमें सभी बच्चों को रात में स्कूल में बुलाया गया है। तो बच्चे रात में स्कूल जाने वाले हैं, है ना। अब रात का वर्णन है, स्कूल है, बच्चे हैं, और देखिए क्या इन्होंने बिंब बनाया है। तो हम कहते हैं कि सामान्य सबसे मुश्किल चीज है, कहते हैं कि सीधी रेखा खींचना सबसे मुश्किल काम है। तो इसमें क्या बिंब बनाया इन्होंने, ये रात का वर्णन है। आकाश तारों से भरा था, हो सकता है कि तारे रात को स्कूल में पढ़ने आते हों। आज बच्चे रात को आ रहे हैं, इसलिए स्कूल खाली कर आकाश में भर गए हो। क्या बात है। तारे बच्चों के सवाल थे, तारे बच्चों के सवाल थे। हाँ, ये सवाल उनके मन में उठते थे पर किसी से पूछे नहीं गए थे। शायद न पूछने से तारे बनकर चमक रहे हो कि हमारी ओर ध्यान दो और हमें बच्चों के मन में उत्तर बना दो, हमें हल कर दो, हम अनगिनत शेष हैं। तारों भरी चांदनी होने से रात लंबे चौड़े प्रश्न पत्र की तरह लग रही थी। अब ये रात का जो दृश्य है, रात को क्या क्या उपमाएं दी गई हैं, कैसे कैसे रात को वर्णन किया गया है, लेकिन बच्चों की निगाह से देखा गया है। और आप याद कीजिए कि जो कथा कहने की लोक परंपरा है, भारतीय परंपरा है, उसमें होता ये था, हम सब अपने बचपन में ऐसा कर चुके हैं कि रात के समय में, और खास तौर पे गर्मियों में, हम अपनी छत पर होते थे, सोया करते थे, दादी नानी या किसी बड़े बुजुर्ग के पास, ऊपर देखते थे, और तारों से जुड़े हुए हजारों सवाल थे हमारे पास। और लोक कहावतों के माध्यम से, लोक कहानियों के माध्यम से वो लोग उसका उत्तर देते थे। ये वही चीज है। इससे एक चीज और जुड़ रही है कि कथा कहने की, चूंकि भारतीय जो परंपरा है कथा कहने की, हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियां, तो कथा कहने की जो भारतीय परंपरा है, उस परंपरा को ये फिर से पाठक से जोड़ देते हैं। तो ये कला है कि बातचीत कहते गए और कहते कहते ऐसे बात कह दी कि हजारों वर्ष पहले जाके वो परंपरा जुड़ जाती है। अब इस बारीकी से जाके अगर विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ते हैं तब उसका अर्थ समझ में आता है। अगर ये बारीकी से नहीं पढ़ते हैं तो हम अपने तरह से, अपने तौर पे उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो वही है कि मतलब जाकी रही भावना जैसी, जो जिस तरह से जाता है, जिस तरह से चाहता है, उस तरह से इसका अर्थ अपने हिसाब से ग्रहण कर सकता है। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। इतना डिटेलिंग में जो आपने रात्रि के विवरण तारों से जो उन्होंने किया है, उसको उतना डिटेल में जाकर के समझना, अगर किसी पाठक के पास वो नीरछीर विवेकी वाली दृष्टि नहीं हो, बिल्कुल सामान्य पाठक हो, और सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ करके सिर्फ रसा स्वाद लेने के लिए आ रहा हो, कि बहुत लोग मार्केट में कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, दीवार में खिड़की, इसकी बातचीत की जा रही है, अमेजोन पे टॉप ट्रेंड कर रहा है, हम भी पढ़ें। अब ऐसे कहते कहते माउथ पीआर के माध्यम से लोग खरीद के लाते हैं, पढ़ते हैं, 6 पेज पढ़ते हैं, बोर होते हैं, रख के। तो वो जो 6 पेज से आगे बढ़ाने के लिए क्या आप सूत्र रूप में क्या सूत्र देना चाहेंगे, एक वाक्य में अगर देना हो पाठकों को अपने, कि कैसे
आगे बढ़े, छोड़े ना उसे, कम से कम एक बार इसे पूरा करें, एक बार ये जिम्मेदारी अगर उठाया है पाठक ने। आज के दौर में हम्म, एक समस्या तो ये है कि अब हम आंकड़े तो देखते हैं, तो ये देखते हैं कि बहुत सारी किताबें बिक रही हैं, लाखों की संख्या में किताबें बिक रही हैं, पर मुझे लगता है कि हिंदी का पाठक क्या कम हुआ है, या किस तरह की हिंदी का पाठक जन्म ले रहा है, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, नई वाली हिंदी और तमाम चीज़ें हैं। एक बड़ा पाठक वर्ग है जो एक खास तौर के लेखन की तरफ लालायित है, या उसको पढ़ना चाहता है। ऐसे में विनोद कुमार शुक्ल जैसे रचनाकार को पढ़ना, एक अनुभवी, एक लंबे समय से एक लंबा जीवन अनुभव जिनका रहा हो, तो पहली बात तो कि रचना, पढ़ना लिखना दोनों साधना का काम है। तो जब आपने ये प्रण ले ही लिया कि मुझे किताब उठानी है, तो सिवाय आपके कोई और आपको प्रेरित नहीं कर सकता। ठीक बात है। क्या हो सकता है, हो क्या सकता है कि जैसे आपका ये आपकी बातचीत है, हमारी बातचीत हो रही है, यहाँ से किसी को कोई बात समझ में आ जाए या कोई बात लग जाए कि हाँ यार ये बात तो कह रहा था, यहाँ से वो लौटे, फिर अपनी किताबों की दुनिया में उठाए और पूरी किताब पढ़े, और फिर हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें उसको लगे कि हाँ इन्होंने जो बात कही थी अब समझ में आ रही है बात, अच्छा अब ये बात समझ में आ रही है। तो आगे क्या 6 पेज पढ़ लिया, 10 पेज पढ़ लिया, आगे कैसे अपने आप को पुश करें। तो वो जब कुछ भी आप शुभ काम करने जाओगे, अच्छा काम करने जाओगे, तो बार बार आपको वहाँ पे ट्राई करते रहना होगा। तो वही है इस किताब के साथ भी, या किसी भी किताब के साथ यही है कि अगर आप कुछ बड़े उद्देश्य के साथ जा रहे हैं, और पढ़ना आज के डेट में एक उद्देश्य की तरह ही हो चुका है, तो ऐसे में आपको अपने आप को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा कि अगला पेज देखते हैं, अगला पेज देखते हैं। और इनके साथ तो एक बड़ी सुविधा है कि आप 2-4 पेज पढ़िए, उसके बाद ये आपको पढ़वा ले जाएंगे। अच्छा। आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। अब रात में पढ़ के 4 पेज सोए, वो दिमाग में चलेगा यार अब क्या हुआ। इस किताब का ऐसा जादू है कि मतलब एक बार के बैठने में मैंने इस पूरी किताब को पढ़ ली थी कि क्या है इसमें, आगे क्या हो रहा है, पात्र जो है बोलू आगे कैसे बोलेगा, अपने स्कूल में जाता होगा तो कैसे बोलता होगा, तो वो सब हमेशा चलते चलते बोलेगा, कहाँ रुकता होगा, अब वो दिमाग में चल रहा है। तो इनके साथ तो ये सुविधा है कि आप तो बेसिकली पात्र को उन्होंने ऐसे गढ़ा है कि पात्र ही संवाद कराते जाएंगे, पात्र ही आगे आपको बढ़ाते जाएंगे। तो मौलिक प्रेरणा जो है पात्रों से ही मिलने वाली है। कहानी में किक ढूंढेंगे तो उसका वो नहीं मिलने वाला। हाँ नहीं, पात्र को ही आप एंजॉय कीजिए ना। और उन्हीं पात्रों की एक कहानी आपके सामने खुल रही है, और पात्र अपने आप में एक कहानी है। इस दृष्टि से भी पढ़िए इस किताब को, जब आप पढ़िए तो पात्र भी खुद में एक कहानी है। इसे पुस्तक की शुरुआत में एक लाइन आती है जो मुझे बहुत पसंद है, वो पंक्ति, उस पंक्ति को पढ़ करके फिर इस बातचीत की श्रृंखला को हम आज विराम देंगे। जी कि बचपन में चिड़ियों पर नज़र बहुत पड़ती है, बड़े होने पर लगते हैं जैसे बचपन में चिड़ियों पर नज़र बहुत पड़ती है, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं उन पर नज़र कम पड़ती है। कितनी स्वाभाविक बात है। और इस बात को जब ये लिख रहे हैं तो हमें लग रहा है अच्छा हाँ यार ऐसा भी होता है। हाँ, बचपन में हम देखते रहते हैं, तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर उनसे दूरी बनती जाती है। हम अपने आसपास के किन छोटे छोटे सौंदर्य को खो रहे हैं, बड़ी चीज, सो कॉल्ड बड़ी चीज पाने के चक्कर में, ये उस पर वापस ला रहे हैं, वापस ले आ रहे हैं। बिल्कुल एक केंद्र बंद करके खुद, और हमें वापस लौटाने का कार्य कर रहे हैं कि जो आसपास मौजूद छोटी छोटी बारीकियां, छोटे छोटे सौंदर्य हैं, उनको देखिए, उनमें जीवन है। गालिब ने कभी अपने बारे में लिखा जी कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हाँ, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और अब विनोद कुमार शुक्ल के लिए आश्वस्त होकर ये बात कह सकते हैं कि और भी बहुत अच्छे कहानीकार हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं, पर बयां करने का अंदाज, बात कहने का तरीका है ना, विनोद कुमार शुक्ल का कुछ और ही है, कुछ अनोखा है, और वो इस उपन्यास में भी आपको दिखाई देगा। तो इसलिए एक बार ये बातचीत इसलिए है कि पाठक जो हमारा है वो किताब तक पहुंचे, विनोद कुमार शुक्ल के नाम तक पहुंचे, बिल्कुल किताब उठाए, पढ़े, और फिर उसको जो लगता है कि यार हाँ ये बात है, वो हमसे साझा करें, हमसे बात करें। और जो हमारी बातचीत है वो इसीलिए है कि हम एक बीज रूप में कुछ आपके जहन में डाल पाए, ताकि आप इस पुस्तक को उठाएं, या इसी पुस्तक को या किसी भी पुस्तक को उठाएं तो उसे आगे तक समाप्त करने की जो क्षमता है, जो उद्यम है, जो श्रम है, वो आप कर पाएँ और उसकी जिम्मेदारी उठा पाएँ। तो इसी क्रम में आज जो हमारी पुस्तक थी वो विनोद कुमार शुक्ल की हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, इस किताब के बारे में हमने जाना।
आपको भी विनोद कुमार शुक्ल की शैली या उनके कुछ वाक्यांश जो अच्छे लगते हों, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ टिप्पणियाँ अपनी दे सकते हैं, आपको ये कैसा लगा? साझा करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।